24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकतंत्र का महापर्व अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जी हां, आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। बिहार की तस्वीर आज आपके साथ साझा करेंगे। बिहार में 8 सीटों पर आज मतदान जारी है। ऐसे में यह 8 सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर समीकरण का बोलबाला है। जी हां, बता दें कि अब आज 1 जून है और 7वें चरण का मतदान जारी है। शाम तक यह मतदान संपन्न हो जाएगा। उसके बाद अब नतीजों की तरफ बढ़ते हुए 4 जून को रिजल्ट जारी होगा और सत्ता में किसकी सरकार बनेगी, किसने जोर लगाया है और किसने जनता का दिल जीता है, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको बताते चलते हैं कि बिहार के 8 सीटों पर मतदान जारी है। बताएं आपको, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा, काराकाट और इन सीटों पर काफी कुछ देखने को मिला है। बता दें आपको कि ये अंतिम चरण का 8 सीट है जिस पे बिहार में आज मतदान हो रहा है। जोर शोर से तैयारी है। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं और सरकार चुनने में मदद करेंगे। लेकिन अब तो सरकार तय होना निश्चिंत है क्योंकि मतदान समाप्त हो चुका है। नतीजे अब आने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है नतीजे आने में। लेकिन यह 8 सीट जिस पर समीकरण का बोलबाला है, जैसा आपको बताएं कि एनडीए ने पूरी जोर लगाकर इन 8 सीटों पर अपने कब्जे में पाने के लिए पूर्ण जोर से तैयारी की, तो वहीं पर इंडी गठबंधन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बता दें कि आपको कि इन 8 सीटों पर जहां जहां समीकरण का बोलबाला देखा गया है, हर पार्टी ने, हर छोटे दलों ने पूरी तरीके से कोशिश कर अपने कब्जे में लाने की तैयारी की। लेकिन अब चुनावी गतिविधि जो है वो ठहर गई है, रुक गई है, अब बंद हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है कि अब नतीजे की ओर बढ़ना है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इन 8 सीटों पर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, किसकी जीत पक्की होने वाली, कौन जीत सुनिश्चित करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, सत्ता में कौन सरकार बनाएगा, किसका बोलबाला नजर आ रहा है, किसमें भारी टक्कर देखने को मिल रहा है। इन तमाम बातों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि दोनों गठबंधन ने पूरी तरीके से तैयारी की। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार कम नहीं दिखे हैं। उन्होंने भी जोर लगाकर एक तरफ से आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ जहां गठबंधन उतरा वहीं पर आपको बताएं तो निर्दलीय प्रत्याशी ने भी खूब जोर लगाया। बता दें आपको कि अब चुनावी गतिविधि जो है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन शुरुआत करते हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से। यहां पर मतदान जारी है। लेकिन क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ पार्टी ने तैयारी कर रखी थी जो अब नतीजे उनके तैयारियों के हिसाब से देखने को मिलेगी, इस पर आज चर्चा होगी। बता दें आपको कि पाटलिपुत्रा लोकसभा इसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आ जाते हैं। यहां पर आपको बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद एनडीए की तरफ से मैदान में है। उन्होंने खूब तैयारी की। लेकिन इस बार वो भी थोड़े बैठे हुए नजर आए क्योंकि उनका मानना था कि इस बार जो एनडीए के प्रमुख चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, इन तमाम चेहरों के बोलबाले से यहां पर समीकरण का जो उलट फुलट जारी था वो अब बंद हो जाएगा और सही मायने में यहाँ के जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनके लिए मजबूत गठबंधन के मजबूत चेहरे जो हैं खड़े होंगे, उनके चेहरे पर मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद के सामने आपको बताएं तो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत यहाँ से मैदान में खड़े, उन्होंने भी खूब तैयारी की। हालांकि उनकी तैयारी, एक तो वो कुशवाहा जाति से आते हैं और वहां पर ये दलित वोट और कुशवाहा जाति के वोट, वैसे वोट, तमाम पिछड़े जाति के वोटों को साधने की कोशिश में जुटे हुए थे, जुग्गत में जुटे हुए थे। वहीं पर एमवाई समीकरण को भी यह साथ लेकर चल रहे थे क्योंकि राजद का एमवाई समीकरण भी काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर रविशंकर प्रसाद, आपको बताएं तो डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी के चेहरे, सीएम का कार्य, पीएम का कार्य, 10 वर्ष के कार्यकाल का प्रमुख मुद्दा और साथ ही साथ पटना साहिब के विकास की परिस्थितियों को, स्थितियों को लेकर उजागर करके लोगों के बीच रखा गया है। वहीं पर आपको बताएं कि यहाँ पर 60 और 40 का लड़ाई चल रहा है। कैसे चल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद जो है ये कायस्थ जाति से आते हैं और खास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 वर्ण जातियों का बोलबाला है। लेकिन यहाँ पर जो निर्णायक वोट जो है यहाँ पर 100 वर्ण जातियों
पार्टियों के खूब देखे गए हैं और यही मुद्दा है। लेकिन 60 और 40 का जो आंकड़ा है इसको समझते हैं। रविशंकर प्रसाद जहां पे डबल इंजन की सरकार और साथ ही साथ मोदी के चेहरे 10 वर्ष का कार्य, सीएम और पीएम के काम कार्य को लेकर दर्शा रहे हैं, उनके मुद्दों को सामने रखे हैं, तो वहीं पर 60% का आंकड़ा रविशंकर प्रसाद की तरफ माना जा रहा है, तो वहीं पर 40% का आंकड़ा बता दें तो अंशुल अभिजीत की तरफ माना जा रहा है। लेकिन 40% से जीत पक्की नहीं हो सकती, ये आप और हम सब जानते हैं। अंशुल अभिजीत इसके वजह से यहां पर और बहुमत हासिल करें, यहां पर और आंकड़ा जुटाएं, इसके लिए भी वो जुगत में जुटे हुए हैं और तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अब मतदान तो हो रहा है, लोग नतीजे दिखाएंगे, अपना प्रेम दिखाएंगे और कैंडिडेट को चुनेंगे। उससे पहले अंशुल अभिजीत की तैयारी ये थी कि जहां 60% रविशंकर प्रसाद लेकर चल रहे हैं, उनका 20% अपने तरफ कर ले। और यही वजह है कि राजद का एमवाई समीकरण और लवकुश का फैक्टर और वहीं पर अपने खुद के जाति के फैक्टर को लेकर अंशुल अभिजीत चल रहे हैं। हालांकि एक टक्कर जो है यहां पर वही आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि 40 और 60 का माना जा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ भी फेरबदल हो सकता है। और यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है लोकतंत्र की धरती पर कि जब भी मतदान होता है उसके पहले और बाद में क्या निश्चित किया जाता है, क्या कुछ बदल जाता है, वो एक देखने की बात होती है। अब आते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। जी हां, आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में भी टक्कर बिजोड़ के यहां पर 2 यादव कैंडिडेट है। जी आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में खड़ी है। लेकिन मीसा भारती को लेकर एक फैक्टर काफी चला है क्योंकि वो पिछले कई चुनावों में जीत नहीं पाई है और यही वजह है कि फिर से इस बार वो लगी है। उनका मानना है कि इस बार उनकी जीत पक्की है, वो हार मानने वाले में से नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी यही कहते हैं। लेकिन उनके विपक्ष में जैसा कि एनडीए की तरफ से बताएं आपको कि कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं और रामकृपाल यादव भी यादव समाज से आते हैं, ये मौजूदा सांसद है और रामकृपाल यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहां पर भी मीसा भारती ने भी कोई फैक्टर आजमाने का यूं कहें तो कोई भी चीजों को बखूबी लोगों के बीच पेश करने का। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के लिए मैदान में उतरे, तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैली भी किए और ये 2 फैक्टर भी यहां पर जमा। लेकिन निर्णायक वोट, क्योंकि 2 जो है वो यादव समाज से ही आते हैं और यहां पर जो काम आएगा वो निर्णायक वोट काम आएगा। निर्णायक वोट में जैसा कि आपको बता दें कि भूमियार वोट जो है, वोटर जो है यहां पर खास यूं कहें तो अदा निभाएंगे। यहां पर एक अच्छी खासी रणनीति बना सकते हैं और जो रणनीति कैंडिडेट बना रहे हैं यहां पर निर्णायक वोटर्स भी वही बना रहे हैं। आपको बता दें कि भूमियार वोटर्स निर्णायक वोटरों में से है, वहीं पर लवकुश यानी कि कुर्मी कोयरी वोट जो है वो भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा एक तस्वीर साझा करने के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं पर आपको बता दें कि वैश्य समाज के लोग, दलित जाति भी यहां पर निर्णायक वोट साधने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अब समझिए राजद का एमवाई फैक्टर और यहां पर माई बाप का जो फैक्टर लेकर तेजस्वी यादव चल रहे हैं वो भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में दिख सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहां पर अपने कोर वोटर को छोड़कर निर्णायक वोटरों पर यूं कहें तो रामकृपाल यादव और मीसा भारती डटे हुए हैं। लेकिन अब जो है यहां पर मतदान होने वाला है, जीत का आंकड़ा यहां पर भी हाफ हाफ माना जा रहा है, लेकिन मीसा भारती की तरफ रुझान थोड़ा कम नापा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इसके बाद सब कुछ समीकरण देखते हुए जनता क्या मूड बदलती है वो तो देखने वाली बात है। आज मतदान हो रहा है, अब नतीजे कल आएंगे, कितने प्रतिशत मतदान होंगे वो भी साझा होगा। उसके बाद 4 जून को तो नतीजे आ जाएंगे। अब आते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। जी हाँ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करें, यहां पर पवन सिंह ने आकर जो फैक्टर बनाया है, जो यहां पर गेम चेंजर का काम किया है, वो देखने लायक बात हो जाती है। जी हाँ, पवन सिंह बता दें आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित चेहरे और साथ ही साथ एनडीए के अच्छे खासे माने जाने वाले चेहरे थे पवन सिंह, लेकिन अब बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 12 से 14 साल पवन सिंह पार्टी के साथ जुड़े रहे और लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। इस बार डटे रहे। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि महागठबंधन से यहां पर राजाराम सिंह हैं, वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से खड़े हैं, जो कि कुशवाहा वोटरों के लिए अच्छे खासे चेहरे माने जाते हैं। यहां पर 90% जो है यह माना जा रहा है कि कुशवाहा वोटर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है। और पवन सिंह का फैक्टर यहां पर अगर आपको बताने की कोशिश करें तो पवन सिंह एक तो अपनी
चर्चित बहुप्रीत यूं कहें तो लोगों के बीच लगाव और एक अच्छा खासा प्रेम देखने को मिला है लोगों का, उसकी वजह से पवन सिंह को एक भरोसा है। लेकिन उनका खुद का एक जाति भी है जो कि है राजपूत, जो कि उनके वोटरों को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं और खेसारी लाल यादव ने यहाँ पे पवन सिंह के सपोर्ट में उतरकर समीकरण बदलने का कोशिश बहुत अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में एनडीए नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ पर आकर गेम बदल दिया। वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और काफी कुछ चर्चा का विषय बना। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यह माना जा रहा है कि एक तो एनडीए का प्रमुख चेहरा नरेंद्र मोदी यहां पर उतरे, ऊपर से अमित शाह आए, यहां पर काफी कुछ देखने को मिला, ऊपर से राजपूत वोटरों को साधने के लिए राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे, तो बहुत बड़ा खेल यहां पर भी हो सकता है। अब लेकिन एनडीए के प्रमुख चेहरे आने के बाद से पवन सिंह की हवा थोड़ी कम नापी जा रही है, क्योंकि यहां पर एक समीकरण का बोलबाला जो है एनडीए के प्रमुख चेहरे के आने के बाद से तेजी से बढ़ गया। हालांकि फायदा यहां पर राजा राम सिंह को भी हो सकता है, लेकिन एक जीत की हवा जो बताई जा रही है कि किसकी तरफ चल रही है, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। लेकिन जनता का मूड क्या होता है, पवन सिंह के फैंस भी काफी स्ट्रांग हैं और मानते हैं कि इस बार पवन सिंह को जिताना है, तो बहुत कुछ देखने को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी मिल सकता है। हालांकि टक्कर बेजोड़ की है। वहीं पर आपको बताएं आरा लोकसभा क्षेत्र में, तो यहां पर एनडीए की तरफ से आरके सिंह जो कि एक दिग्गज नेता है और यहाँ पर उनका विकास का काम है और साथ ही साथ सीएम और पीएम के चेहरे और उनके कामों को भी दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताते चले तो सुदामा प्रसाद जो है वो महागठबंधन के तरफ से उतारे गए, जो कि वैश्य समाज से आते हैं। और देखा जाए तो यहाँ आरा लोकसभा क्षेत्र में जो वैश्य समाज है, दलित समाज है, वो निर्णायक वोटर के रूप में देखे गए हैं, कुशवाहा जाति भी। ऐसे में जो सुदामा प्रसाद है वो वैसे समाज से आते हैं और सबसे बड़ा काम ये हो सकता है कि यहाँ पर समीकरण में सेंधमारी का सबसे बड़ा रिपोर्ट सामने आया है, जो कि आरके सिंह की मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आरके सिंह की जीत यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों के बीच में आक्रोश है। यहाँ पर देखा जाए तो भूमियार जाति के लोग भी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, राजपूत समाज के कुछ हिस्से के लोग भी हैं जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं आरके सिंह पे। लेकिन आरके सिंह को भरोसा है कि मैंने यहाँ पर आरा लोकसभा क्षेत्र में काफी विकास किया है और पीएम डबल इंजन की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा यहां पर काम आएगा। लेकिन महागठबंधन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ताबड़तोड़ रैली के बाद यहां पर खुद के वैश्य दलित समाज के वोटरों को अपने तरफ खींचने और एमवाई समीकरण से यहां पर एक जाल बिछाने की कोशिश की गई है। चलिए अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और बक्सर सीट पर आते हैं। यहां पर बताएं आपको एनडीए की तरफ से मिथिलेश तिवारी को उतारा गया, लेकिन मिथिलेश तिवारी को टक्कर देने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ने भी खूब यहां पर अपनी यूं कहें तो आजमाइश से लगाई है, यहां पर अपनी हवा को तेज करने की कोशिश की है और चुनावी जंग को जीतने के लिए डटे हुए। बता दें आपको कि मिथिलेश तिवारी के टक्कर में उनके खुद के, क्योंकि मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके टक्कर में आगे एक निर्दलीय प्रत्याशी आपको बताया तो यहां पर आनंद मिश्रा जो कि बहुत बड़ा यहां पर खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर से यहां पर बक्सर में जो ब्राह्मण वोटर्स है उनको अपने तरफ करने के लिए जुटे हुए। वहीं पर बता दें आपको कि सिर्फ एनडीए का ही यहां पर खतरा नहीं दिख रहा है, यहां पर महागठबंधन को भी खतरा दिख रहा है। बता दें आपको कि आरजेडी की तरफ से यहां पर सुधाकर सिंह को उतारा गया मैदान में और सुधाकर सिंह को टक्कर देने के लिए यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ददन यादव जो है यहां पर उतरे हुए हैं। और ददन यादव जो है और साथ ही साथ आपको बता दें आनंद मिश्रा, ये दो निर्दलीय प्रत्याशी है जो दो गठबंधन के कैंडिडेट्स को यूं कहें तो भारी बहुमत से टक्कर देने वाले, इसलिए बक्सर का खेल जो है थोड़ा सा उलझाने वाला है। और यहाँ पर जो तय रणनीति होगी वो जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसके सरकार के लिए जनता यूं कहे तो इच्छुक नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जहानाबाद सीट पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एनडीए की तरफ से चंदेश्वर चंद्रवंशी जो है वो मैदान में उतारे गए हैं, जो कि पिछड़े जाति से आते हैं। जी हाँ, बता दें आपको यहां पर भी समीकरण का बहुत बड़ा खेल देखा जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि यहां पर एनडीए
का जो कोर वोटर है भूमियार नाराज चल रहे हैं चंद्रवंशी से। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट जो कि है अरुण कुमार, वो खुद भूमियार जाति से आते हैं और अरुण कुमार ने यह ठाना है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं जो कि चंद्रवंशी, उनको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्णायक वोटर और कोर वोटर जो है वो है भूमियार जाति, और भूमियार जाति जो है वो चंद्रवंशी से नाराज चल रहे हैं। धरातल पर लोग भी यही मान रहे हैं और वहीं पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से यह आंकड़ा आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। वहीं पर बीएसपी की तरफ से अरुण कुमार ने जो आकर सामने खेल बिगाड़ने की कोशिश की है वो भी दिलचस्प है। महागठबंधन की तरफ से सुरेंद्र यादव है, यहाँ पर सुरेंद्र यादव जो है वो एमवाई फैक्टर के तहत चलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सोच रहे हैं कि दलित समाज के वोटरों को लेकर चले। और तेजस्वी यादव का चेहरा जो कि नौकरी देने का एक बहुत बड़ा एजेंडा समक्ष खड़ा किए हैं, बिहार वासियों के समक्ष खड़ा किए हैं, तो ये एक जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव को जीत दिला सकती है। अब सासाराम सीट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सासाराम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दलित की लड़ाई देखी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए की तरफ से शिवेश राम जो है वो खड़े हैं और वही महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में ये सीट गया और यहाँ से मनोज राम जो है वो भी खड़े हैं। और शिवेश राम और मनोज राम के बीच में टक्कर देखा जा रहा है, दोनों दलित समाज से आते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर सासाराम लोकसभा क्षेत्र में ये दलित वोट जो दो कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा समीकरण लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर सेंधमारी अगर होती है तब भी एक कैंडिडेट की जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों नए चेहरे हैं और दो नए चेहरे जनता का दिल तभी जीत पाएंगे जब यहाँ पर एक अच्छा मुद्दा सेट किया गया हो। देखिए मुद्दा तो कम, लेकिन यहाँ पर राजनीति सही ढंग से भी नहीं की गई है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन सासाराम लोकसभा सीट पर है। वहीं पर नालंदा सीट पर आ जाते हैं। अब चर्चा बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन नालंदा सीट पर आकर थोड़ा बहुत विस्तार से छोटा मोटा जानकारी आपके समक्ष रख देते हैं। नालंदा सीट पर बात करें तो एनडीए की तरफ से कौशलेंद्र कुमार जो है यहाँ पर खड़े हैं, वहीं पर भाकपा माले को सीट गया, महागठबंधन की तरफ से सीट दिया गया, जो कि संदीप सौरभ जो है यहाँ पर खड़े हैं। देखिए ये दोनों के बीच में भी टक्कर माना जा रहा है, हालांकि नालंदा सीट जो है नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसीलिए नीतीश कुमार ने एक अच्छा खासा रणनीति यहाँ पर बनाया है, लेकिन तब भी नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का दाव यहाँ पर लगा हुआ है। और नालंदा सीट पर भी जो हवा है वो थोड़ी बहुत दोनों की तरफ बांटी गई है, लेकिन यहाँ पर भी जीत का आंकड़ा तय करना थोड़ा कठिन जरूर माना जा रहा है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जो है अब अंतिम पड़ाव पर है। आज के बाद यहाँ पर जो चुनावी गतिविधि जो है वो ठहर जाएगी, कुछ भी मुद्दा नहीं मिलने वाला है, लेकिन नतीजों का मुद्दा सबसे बड़ा अहम, किसकी जीत किसकी हार, ये अब 4 जून को तय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जातीय समीकरण और समीकरण का बोलबाला और समीकरण में सेंधमारी का सिलसिला यहां जारी है। 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, किसकी जीत किसकी हार तय होने वाली है। जो विश्लेषण मैंने बताया है आपके समक्ष रखा है, उस पर आपकी क्या राय है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।